गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आप बीएससी बीएड, बीए बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आप पढ़ रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। प्रशिक्षणार्थियों, आज मैं आपके लिए भारत में बालिका शिक्षा का सिंहावलोकन और राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। भारत में वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। प्रशिक्षणार्थियों, चाहे प्राचीन काल रहा हो या मध्यकाल रहा हो या अंग्रेजी शासन रहा हो या वर्तमान स्वतंत्र भारत, सभी कालों में महिला शिक्षाओं की स्थिति विभिन्न प्रकार की रही है। एक जैसी हालत, एक जैसी स्थिति किसी भी काल में नहीं रही। मैं आपको कुछ स्पेशल जानकारी देना चाहता हूं और वो स्पेशल जानकारी ये है कि दुनिया के किसी भी देश की महिलाओं की अगर स्थिति का आपको अध्ययन करना है तो आप देखिए उस देश की महिलाओं का सामाजिक आदर कितना है। उस देश के नागरिक महिलाओं का सामाजिक आदर और सम्मान कितना करते हैं। आपको अगर दुनिया में अध्ययन करना है महिलाओं की स्थिति का, तो प्रशिक्षणार्थियों आपको देखना होगा कि उस देश में महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है। तो आपको जानकारी होगी कि महिलाओं के सम्मान और आदर के लिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये ऐसा समय भी रहा है। नंबर 2, महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता उस समाज ने, उस देश ने दे रखी है या नहीं। महिलाओं को अगर सम्मान आदर है, महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता उस देश ने दे रखी है, उस समाज ने दे रखी है, तो मैं समझता हूं कि वो स्थिति बहुत अच्छी है। नंबर 3 पर बात आती है कि महिलाओं को उस देश में सम्मान आदर के साथ निर्णय लेने की क्षमता देने के बाद शिक्षा प्रदान कर रखी है या नहीं। प्रशिक्षणार्थियों, अगर शिक्षा उन महिलाओं को उस देश ने, उस समाज ने दे रखी है तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात आती है कि महिलाओं को परिवार में स्थान कौन सा दे रखा है। अगर महिलाओं को परिवार में स्थान दे रखा है 2म दर्जे का, तो आप जान सकते हैं कि उस समाज विशेष की, उस देश विशेष की महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक नहीं है। अर्थात पुरुषों के समकक्ष उनको नहीं ठहराया जाता, पुरुषों से कमतर उनको माना जाता है और इसलिए उनको जो दर्जा दिया गया है वो 2म दर्जे की मानी जाती है। ये 2म दर्जा हमको हटाना है। मैं आपको जानकारी दे रहा था कि किसी भी देश की सुसभ्य नागरिकों का अध्ययन करना है, किसी भी देश के नागरिकों का, तो उसमें देखिए कि महिलाओं को आदर और सम्मान कितना है, महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता कितनी प्रदान कर, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, महिलाओं के लिए परिवार में स्थान कौन सा दे रखा है। अगर स्थान पुरुषों के समकक्ष है, पुरुषों के बराबर का है, तो वो समाज, वो देश महिलाओं के लिए अच्छा है।
महिलाओं के साथ में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता। जैसा कि आपने देखा है कि लैंगिक भेदभाव हमारे देश में बहुत, क्योंकि लगभग दुनिया में सभी देशों में पुरुष प्रधान समाज है, तो लैंगिक भेदभाव है। इस लैंगिक भेदभाव को आपको मैंने कल भी पढ़ाया था कि हमारे देश में भी लैंगिक भेदभाव है और आपको अन्य देशों में भी ये भेदभाव देखने को मिल जाएगा। महिलाओं के संग होने वाली परवरिश में भेदभाव, महिलाओं के संग खान पान में भेदभाव, महिलाओं के वस्त्र आदि में भेदभाव, महिलाओं की शिक्षा में भेदभाव, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भेदभाव, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भेदभाव, महिलाओं की धार्मिक स्थिति में भेदभाव, महिलाओं के राजनीतिक स्थिति में भेदभाव, ये भेदभाव आपको लैंगिक रूप से देखने को मिलता है। प्रशिक्षणार्थियों, बात चल रही है कि किसी भी देश की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन अभी हम करेंगे, लेकिन लेखक ये कह रहे हैं कि भारत में बालिका शिक्षा का सिंहावलोकन कब हुआ और राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसकी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। करेंगे, लेकिन यहाँ बात चल रही है कि महिलाओं की स्थिति को कैसे जाना जाए, तो कुछ मेजरमेंट मैं आपको लेकर आया हूँ। महिलाओं की स्थिति उस समाज में, उस देश में सम्मानजनक है या अपमानजनक है, कैसी स्थिति है। तो नंबर 1 पर मैंने आपको बताया था कि महिलाओं का सामाजिक आदर कितना होता है। नंबर 2 पर उस परिवार में, उस समाज में, उस देश में महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की गई है नहीं। नंबर 3, उस परिवार में, उस समाज में, उस देश ने महिलाओं की क्या शिक्षा व्यवस्था कर रखी है, अर्थात महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है कि नहीं। अगला अध्ययन है कि आपका परिवार में महिलाओं को स्थान कौन सा प्रदान कर रखा है। क्या आपके परिवार में, क्या आपके समाज में, क्या आपके देश में महिलाओं को 2m दर्जा दे रखा है, 2nd क्लास। तो आप समझ जाइए कि उस समाज की, उस परिवार की, उस देश की महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। अगला पॉइंट आपको मैंने बताया था, लैंगिक भेदभाव किए जाते हैं। महिलाओं के साथ में लैंगिक भेदभाव, जैसा कि आप देखते हैं कि बालक का जन्म होता है और वो बालिका है तो मातम छा जाएगा, और वो ही अगर लड़का है तो जश्न मनाए जाते हैं, थालियां बजाई जाती हैं, मिठाई बांटी जाती है। लड़की के जन्म पर मातम छा जाता है। क्या हुआ है? चोरी हुई है, जैसे कि चोरी हो गई हो। क्या हुआ? चोरी हुई है, जैसे चोरी हो गई हो। ये है लैंगिक भेदभाव। महिलाओं को उस देश में कुप्रथाओं से, कुरीतियों से, उन अंधविश्वासों से, चाहे सामाजिक अंधविश्वास हो, धार्मिक अंधविश्वास हो, उन रूढ़ियों से पीछा छुड़ाया है या नहीं। अगला बिंदु ये है, महिलाओं का उस देश में, महिलाओं का उस समाज में, महिलाओं का उस परिवार में परंपराओं से, रूढ़ियों से, कुप्रथाओं से पीछा छुड़ाया है या नहीं। दहेज, बाल विवाह, ये पर्दा प्रथा, ये महिलाओं के लिए एक अभिशाप के रूप में आया है, और ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए ये परंपराएं, ये रीतियां, ये कुप्रथाएं, जो एक कुप्रथा बड़ी मुश्किल से सती प्रथा, इनसे छुटकारा महिलाओं को दिया है या नहीं। इनसे महिलाओं को निजात मिल गई है तो आप समझ जाइए कि उस देश में, उस समाज में, उस परिवार में महिलाओं की स्थिति बेहतर है।
महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है कि महिलाओं की उस समाज में, उस परिवार में, उस देश में क्या आर्थिक स्थिति है, तो आप देखते हैं कि हमारे देश में जब बालिका बड़ी होती है तो उसकी संपत्ति पर उसके पिता का अधिकार हो जाता है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो उसकी संपत्ति पर आप देखते हैं उसके पति का अधिकार हो जाता है। और जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि उसकी संपत्ति पर उसकी आर्थिक जो भी अप्रोच है उस पर उसके पुत्र आदि का अधिकार हो जाता है। मैं समझता हूँ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, महिलाओं को एक्सपर्ट, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराकर, जैसा कि मैं सुझाव दे रहा हूँ, हम उनकी इस आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और उस समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति, उस समाज में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी क्या है, ये ऐसे बिंदु हैं जिनका अध्ययन करने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं। क्योंकि नागरिकों, वो विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों, आप देखते हैं कि महिलाओं को अगर मैंने जो बताया ये फैसिलिटी दे रखी हैं, तो आप समझ जाइए उस परिवार में, उस समाज में, उस देश में महिलाओं की स्थिति उत्तम है। नंबर 1 दोबारा रिपीट कर देता हूँ, महिलाओं को सामाजिक आदर। नंबर 2 महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता। नंबर 3 महिलाओं के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है। नंबर 4 महिलाओं के लिए परिवार में कौन सा स्थान प्रदान कर रखा है। नंबर 5 महिलाओं की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। नंबर 6 महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी क्या है, महिलाओं के लिए लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है या नहीं। नंबर 8 कुप्रथाएं, कुरीतियां और परंपराएं, अंधविश्वासों से महिलाओं का पीछा छुड़ाया है या नहीं। अगला पॉइंट है 9वां कि उनको आज़ादी किस प्रकार की उस समाज ने, उस परिवार ने, उस देश ने दे रखी है। अगर ये सारी की सारी स्थितियां, ये सारी भागीदारी पुरुषों के जैसी महिलाओं की है तो वो समाज, वो परिवार, वो देश उत्तम है। बात चलती है वैदिक काल से और वर्तमान स्थिति की शिक्षा व्यवस्था की, तो प्रशिक्षणार्थियों मैं आपको ले चलता हूँ कि वैदिक काल में महिलाओं को बहुत आदर और सम्मान प्राप्त था। वैदिक काल में महिलाओं का आदर था, महिलाओं के लिए सम्मान प्राप्त था, और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अच्छी थी, अच्छे परिवारों की। यानी कि आप बोलते हैं वैदिक काल में सवर्ण लोगों की, सवर्ण जाति के लोगों की शिक्षा व्यवस्था उत्तम थी। शूद्रों के लिए वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं दिए गए थे। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि महिलाओं को घर की 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया। मध्यकाल में मुस्लिम काल और मुगल काल, ये शासन की सत्ता इनके हाथ में आ गई और परिणाम ये निकला कि महिलाओं को पर्दे की ताकीद की गई, महिलाओं को पर्दे में रखा गया और उनको शिक्षा से वंचित कर दिया। सिर्फ उच्च परिवारों की, अमीर परिवारों की बेटियां ही शिक्षा हासिल करती थीं। अंग्रेजी साम्राज्य में कुछ परिवर्तन हुए और अंग्रेजी साम्राज्य के परिवर्तनों के साथ साथ अंग्रेजों का ध्यान भारत में शिक्षा की ओर गया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए महिला विद्यालयों की स्थापना की और महिला विश्वविद्यालय भी खोले। इसका सीधा सा अर्थ है अंग्रेजी शासन में मध्यकाल से निकलकर महिलाओं की स्थिति
शैक्षिक स्थिति अच्छी हुई। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की बात चली और महिलाएं इतनी मजबूत हो गई, इतनी सशक्त हो गई कि वो पुरुषों से भी कई क्षेत्रों में आगे निकल गई। महिलाएं पुरुषों से आगे, क्योंकि हमारे समाज सुधारकों ने बहुत सारे आंदोलनों के प्रयासों के द्वारा उन्होंने समाज सुधार के आंदोलन किए और उन्हीं का ये परिणाम निकला। राजा राम मोहन राय सती प्रथा, बाल विधवा और विधवा विवाह के लिए उन्होंने प्रयास किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा की सिफारिश की और उसका परिणाम ये निकला कि महिलाओं ने वर्तमान समय में अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया और कई क्षेत्रों में वो पुरुषों से भी आगे निकल गई है। आपके लिए जानकारी दे दूं प्रशिक्षणार्थियों के वैदिक काल से पहले पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, जिसमें जैन धर्म का उद्भव हुआ और उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है पूर्व वैदिक काल के बाद, जिसमें बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ और उसके बाद आता है मध्यकाल या मुस्लिम काल, जिसमें आप पढ़ते हैं मुस्लिम काल में दो काल हैं, अर्थात एक दिल्ली सल्तनत का काल, एक मुगल काल। दिल्ली सल्तनत में आप देखते हैं कि वहाँ ढेर सारे वंशों ने, गौरी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ऐसे खानदानों की परंपराएं चली और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के नाम से शासन किया और उसमें महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है मुगल काल और मुगल काल के बाद आता है अंग्रेजी शासन, जिसमें अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया और उसके बाद आता है वर्तमान काल, जिसमें हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। प्रशिक्षणार्थियों, बात चलती है पूर्व वैदिक काल की, जो 300 ईसा पूर्व से माना जाता है कि महिलाओं को बहुत सम्मान था। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सम्मान था। शिक्षा, बालिका की शिक्षा का पूरी जिम्मेदारी माता और पिता के ऊपर थी। बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी और वो उसकी जिम्मेदारी लेते थे माता पिता। 16 वर्ष तक की आयु तक कन्या शिक्षा प्राप्त करती थी। 16 वर्ष तक, 16 वर्ष की आयु नहीं, 16 वर्ष की अवधि तक, 16 वर्ष के समय तक महिला वो बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करती थी और उसके बाद जैसा कि उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता। अथर्ववेद में एक पंक्ति लिखी हुई है कि वो ही नारी का विवाह सफल हो सकता है जिसने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त की हो। बहुत अच्छी बात है, खासतौर से आज के समाज की नारियों के लिए, आज के इस समाज के लिए जो लिव इन रिलेशन और न जाने कैसे कैसे प्रपंचों में फंसा हुआ है, उस समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। अथर्ववेद की इस बात को आज लोगों ने माना होता तो मैं समझता हूँ ये समाज का ऐसा पतन नहीं होता जो वर्तमान समय में जो रिश्तों को तार तार करने वाली स्थिति देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि आजकल एक नया ट्रेंड मान लो या लाइफ स्टाइल मान लीजिए कि महिलाएं पुरुषों के साथ बिना विवाह किए हुए रह रही हैं और उसको नया नाम दिया गया है लिव इन रिलेशन। तो उस लिव इन रिलेशन से हमारी सामाजिक व्यवस्था के जो ताने वाने के रिश्ते थे वो सारे शर्मसार हो गए हैं। अब हो सकता है कि वो इतनी आज़ाद हो गई हों महिलाएं जो इस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है, जिसको मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता गवारा नहीं करती। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी धार्मिक स्थिति इस प्रकार की है कि हमारे यहाँ ऐसे रिश्तों को स्वीकार समाज के द्वारा नहीं किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, अथर्ववेद की बात चल रही है
कि उसी नारी का विवाह सफल हो सकता है, वही नारी अपने विवाह के बाद सफलतापूर्वक अपना जीवन चला सकती है और उसको पति तलाक भी नहीं देगा, उसको पति छोड़ेगा भी नहीं, उसके चरित्र पर संदेह भी नहीं किया जाएगा। आप देखते हैं वर्तमान समाज में चरित्र पर संदेह के एवज में पति ने पत्नी की हत्या की, पति को क्या मिला? जेल। आपने रिश्तों को कैसी स्थिति में ला दिया है? पति ने पत्नी के चरित्र पर संदेह किया, पत्नी ने पति के चरित्र पर संदेह किया और आप देखते हैं एक दूसरे की हत्या पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ अथर्ववेद की ये वाणी सभी को स्वीकार करनी चाहिए कि वो ही नारी का विवाह सफलतापूर्वक चल सकता है, विवाह उसी नारी का सफल होगा जिसने ब्रह्मचर्य की अवस्था में शिक्षा प्राप्त की हो। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ जो पूर्व वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखते हैं कि इसमें माता पिता की जिम्मेदारी थी शिक्षा प्रदान करने की और 16 वर्ष का अध्ययन काल रखा गया था और जिसमें नारी को ब्रह्मचर्य के पालन की शिक्षा प्रदान की गई। आगे है वेदों का अध्ययन करने की शिक्षा प्रदान की जाती थी, शास्त्रार्थ की शिक्षा प्रदान की जाती थी, पुराणों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, धार्मिक सामाजिक और यज्ञ आदि करने का अधिकार भी महिलाओं को प्रदान किया गया था। महिलाएं वेद अध्ययन करती थी और शास्त्रार्थ करती थी, वेद अध्ययन करती थी, शास्त्रार्थ करती थी, पुराणों का अध्ययन करती थी, धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेती थी, धार्मिक कोई भी अनुष्ठान है उसमें हिस्सा लेंगी, धार्मिक शिक्षा उनको प्रदान की जाती थी, सामाजिक शिक्षा उनको प्रदान की समाज में किस प्रकार से रहना है ये भी उनको शिक्षा के अंतर्गत सिखाया जाता था। यज्ञ आदि में भाग लेने का अधिकार भी उनको था, अर्थात यज्ञ आदि की शिक्षा भी उनको प्रदान की जाती थी। प्रशिक्षणार्थियों, इस बालिकाओं के विद्यार्थी रूपी जो बालिकाएं थी, विद्या अध्ययन करने वाली जो बालिकाएं थी, उनके लिए 2 रास्ते बनाए गए थे। नंबर 1 ब्रह्मवादिनी का रास्ता। ब्रह्मवादिनी से संबंध है कि ये ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी बालिकाएं हैं, ऐसी कन्याएं हैं जो वेद का अध्ययन करेंगी, वेदांग का अध्ययन करेंगी, उपनिषदों का अध्ययन करेंगी और ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगी। अर्थात ये ब्रह्मवादिनी ऐसी कन्याएं थी, ऐसी बालिकाएं थी जो आजीवन विवाह भी नहीं करेंगी, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार देंगी, क्योंकि उनको अध्ययन सिखाया जा रहा है वेदों का, उनको अध्ययन सिखाया जा रहा है वेदांग का, उनको अध्ययन सिखाया जा रहा है उपनिषदों का। इस प्रकार के अध्ययन से वो अपने ब्रह्मचारिणी रूप को लोगों के सामने पेश करती थी। दूसरा था 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु तक की शिक्षा। तो 18 से 20 वर्ष की जो कन्याएं हो जाती थी शिक्षा प्राप्त करते करते, वो अध्ययन को छोड़कर विवाह कर लेती थी। ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगी, ये साध्वी ब्रह्मचारिणी नहीं बनेंगी। ये कौन थी? ये अपनी गृहस्थी को बसाने वाली, अध्ययन को छोड़कर 18-20 साल की उम्र जिनकी हुई, वो लड़कियां, वो कन्याएं विवाह कर लेती थीं। लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस लोक की शिक्षा भी थी, परलोक की, लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। संगीत है, नृत्य है, नाटक है और आपके लिए पाक कला, खाना बनाना, रहन सहन, बाल बच्चों की देखभाल, परवरिश किस प्रकार से की जाती है, ये सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था, कला, कढ़ाई, बुनाई और चित्रकारी, पाक कला, आंतरिक सज्जा और सौंदर्य विधि, जिससे कि
सौंदर्य में वृद्धि की जा सके ऐसी विधियां उनकी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिनको आप आजकल के चलन में कहते हो ब्यूटी पार्लर। ब्यूटिशियन के कोर्स भी थे, ब्यूटिशियन की शिक्षा, ब्यूटिशियन के कोर्स थे जिसमें आपको चेहरे की झाइयाँ, आपके रिंकल, पिंपल्स ऐसे मिटाना करना सिखाया जाता है। ये आज की बात नहीं है, ये प्राचीन काल से जो आप स्किन केयर के कोर्स करते हो या ब्यूटिशियन के कोर्स करते हो, बालों का रख रखाव, खुशबू, सुगंध ईजाद करने का तरीका, सुगंध शास्त्र के अंतर्गत कि सुगंध किस प्रकार से प्राप्त की जाए, तो सुगंध शास्त्र के अंतर्गत उनको सुगंध शास्त्र के पाठ पढ़ाए जाते थे और उनको पाक कला में निपुण किया जाता था। अच्छे से अच्छे लजीज खाने बनाना सिखाना इस काल की शिक्षा व्यवस्था में था। महिलाओं के लिए आंतरिक सज्जा की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी कि वो अपने आप को आंतरिक रूप से किस प्रकार सुसज्जित करें। महिलाओं को सौंदर्य वृद्धि में महिलाओं को अचार बनाना, मसाले बनाना ये सिखाया जाता था, लेकिन अचार और मसालों को किस प्रकार से संरक्षण अर्थात संरक्षित किया जाए ये शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। महिलाओं को बच्चों की देखभाल, दवाइयाँ बनाने का तरीका ये भी सिखाया जाता था। महिलाओं को बच्चों की देखभाल किस प्रकार से करनी है ये भी सिखाया जाता था। महिलाएं दवाइयाँ बनाना भी सीखती थी, विभिन्न बीमारियों की दवा बनाने में उनको निपुण किया जाता था। मैं समझता हूँ पूर्व वैदिक काल में ये शिक्षा संगीत की, नृत्य की, कढ़ाई की, बुनाई की, चित्रकारी की, आप देखते हैं पाक कला की, पशुपालन की, इस प्रकार अचार मसाले बनाने की, उन बालिकाओं को एक्सपर्ट बनाकर समाज में छोड़ा जाता था। क्या आप समझ सकते हैं कितनी उत्तम स्थिति बालिका शिक्षा की अर्थात महिलाओं की उस काल में थी, पूर्व वैदिक काल में। वेदों का अध्ययन करने की छूट, शास्त्रार्थ करने की छूट, पुराणों की शिक्षा, धार्मिक, सामाजिक, यज्ञ आदि करने की शिक्षा उनको प्रदान की जाती थी। आप देख सकते हैं कि महिलाओं को इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में निपुण करने के बाद आप समझ सकते हैं कि वैदिक काल से में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। अब मैं आपको अभी मैंने पूर्व वैदिक काल के बारे में बताया कि ये महिलाओं की स्थिति इस प्रकार की थी, जिसमें आपने देखा महिलाएं संगीत का कार्य, संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, कढ़ाई की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, पाक कला की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, अच्छे से अच्छे भोजन बनाना सीख रही हैं, चित्रकारी करना सीख रही हैं, पशुपालन सीख रही हैं, बच्चों की देखभाल सीख रही हैं, और तो और आंतरिक सज्जा के पाठ भी पढ़ रही हैं और अपने सौंदर्य में किस प्रकार से वृद्धि की जाए, केश कांति किस प्रकार, बालों को कैसे लंबा किया जाए, चमकदार किया जाए, घना किया जाए, ये सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में थी। इस शिक्षा व्यवस्था से स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उत्तम थी। मैं अत्यंत उन्नत थी इस काल में महिलाएं। मैं समझता हूँ आपके लिए मैं वेद के कालों को, अब जो वैदिक काल है उसके बारे में हम अध्ययन अगले पाठ में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।